गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम कक्षा 9th के लिए विषय गणित पढ़ रहे थे और विषय गणित में ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने क्या चीजें पढ़ ली थी? लास्ट क्लास में हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10th हमने अध्याय 10 शुरू किया था, सर्कल, जिसको हम वृत्त कहते हैं। और इसके अंदर हमने चीजें कवर कर ली थी कि वृत्त का अभ्यंतर यानी कि वृत्त के अंदर वाला भाग और वृत्त का बहिर्भाग यानी कि बाहर वाला भाग हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। और क्या पढ़ लिया था हमने? हमने पढ़ा था दीर्घ एवं लघु चाप, यानी कि हमने दीर्घ और लघु चाप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देते हैं। दीर्घ और लघु चाप क्या था? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि चाप क्या था। ठीक है, कि सबसे पहले हम समझते हैं चाप क्या था। अगर आपके पास में कोई वृत्त है, अगर आपके पास में क्या है, कोई वृत्त है, तो आपने एक वृत्त बना लिया अपनी कॉपी के ऊपर। आप बना सकते हैं, देखते हैं सभी सामने स्क्रीन पे देखेंगे अभी। तो अगर आपने एक वृत्त बनाया, तो इस वृत्त का केंद्र कहां पर होगा? इस वृत्त का केंद्र इसके अंदर होगा। आपने कहा कि ये इस वृत्त का केंद्र है यहां पर, इसको हमने ओ बोल दिया। अगर आपने वृत्त के ऊपर कोई दो बिंदु ले लिए, आपने कहा ये बिंदु पी है और ये बिंदु क्यू है, तो देखो चाप क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच घिरा हुआ वृत्त का भाग, यानी कि बिंदु पी और बिंदु क्यू के बीच में घिरा हुआ वृत्त का भाग, यानी कि ये वाला जो भाग होगा आपका चाप कहलाएगा। इसी तरीके से आपका एक चाप नीचे की तरफ बन जाएगा, यानी कि एक चाप आपका ये बन जाएगा। इन्हीं को चाप बोलते हैं, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में घिरा हुआ वृत्त का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? हम चाप कहते हैं। और आप जानते हो कि एक हमारा छोटा चाप है, इसको हम लघु चाप बोलते हैं, और एक हमारा बड़ा चाप है जिसको हम दीर्घ चाप बोलते हैं। जैसे कि आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में, पेपर में जो आते हैं, वो लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न आते हैं। जो दीर्घ होते हैं वो बड़े होते हैं, इसी तरीके से दीर्घ चाप क्या होगा? आपका बड़ा चाप होगा, और लघु चाप क्या होगा? वो आपका छोटा वाला चाप होगा। ठीक है, फिर हमने लिखना सीखा था कि चाप को कैसे लिखते हैं। जैसे कि आपका लघु चाप है, छोटा चाप है, तो आपने इसको लिख दिया पी क्यू, और इसके ऊपर आपने ये लगा दिया कि ये छोटा चाप है, लघु चाप। अगर आपको दीर्घ चाप लिखना है तो आप क्या करोगे? जो नीचे वाला जो बड़ा वाला चाप आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कहीं पर भी एक बिंदु मान लोगे। आपने आर मान लिया ताकि इसका नाम थोड़ा बड़ा हो जाए, दीर्घ हो जाए, तो आपने लिखा पी आर क्यू, और आपने इसके ऊपर क्या लगा दिया? आर्क का निशान लगा दिया। देखो ये दोनों निशान बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्क के निशान होते हैं, यही बताते हैं कि आपने आर्क के बारे में लिखा है। वरना तो पी क्यू तो क्या हो सकता है? अगर आप पी क्यू लिखोगे तो पी क्यू तो एक रेखाखंड भी हो सकता है। पी क्यू तो एक रेखा भी हो सकती है। आप जानते हो, अगर रेखा के बारे में लिखते हो तो आप उसके ऊपर ऐसे लिखते हो कि एक रेखा है। अगर आप रेखाखंड के बारे में लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो कि एक रेखाखंड है। और अगर आप किरण के बारे में लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो कि एक किरण है। इसी तरीके से जैसे हम इसको रेखा, इसको रेखाखंड, और इसको हम किरण बोलते हैं, यानी कि दर्शाने के तरीके हैं। आपने क्या करा, इनके ऊपर आपने कुछ सिंबल लगाकर इनको दर्शाया है ना। इसी तरीके से चाप को इस वाले सिंबल से, यानी कि आपको नाम लिखने के बाद में उसके ऊपर इस तरीके से निशान लगाना होता है चाप का, तो हम उसको बोलते हैं चाप। ठीक है, अगर इतना जल्दी से सभी को समझ में आ गया तो वो जल्दी से वाई टाइप कर दे सभी बच्चे कि हाँ इतना हमें समझ में आ गया, इतना हमारा रिवाइज हो गया है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करें कि हाँ समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए सभी बच्चे, आपका कमेंट सेक्शन बंद किया जाएगा कुछ समय के लिए। आपके सामने एक प्रश्न दिखाया गया है, आप इस प्रश्न को हल करना, और कमेंट सेक्शन में क्या करना है, इसका ऑप्शन टाइप करना। कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में पहले आप वोट करना, पोल सेक्शन में। तो जाइए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। आपको एक प्रश्न दिखाया गया है, प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए चित्र में एल एम क्या है? यानी कि जो आपको एल एम दर्शाया गया है, जो आपको एक आकृति दी गई है, आकृति के अंदर आपको एल और एम दिखाया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताइए एल एम क्या चीज है? कि ये हमारे पास में दीर्घ चाप है, मेजर आर्क है, या लघु चाप यानी कि माइनर आर्क है हमारे पास में। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर, और पोल सेक्शन के अंदर जाने के बाद सभी बच्चे जल्दी से टाइप करें, वोट करें अपना ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन उनके हिसाब से सही है। सर मेरे में पोल का निशान नहीं दिखा रहा। कोई बात नहीं, अभी हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन को पूरा करा देते हैं, तब आपको एक बार पोल के बारे में बताएंगे। इतना आप अपना ऑप्शन सोच लीजिए, ए या बी। और आपको जैसे ही चैट सेक्शन के अंदर टाइप करने का मौका मिलेगा, वैसे आप चैट सेक्शन के अंदर टाइप कर देना कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन दिखाया गया है, प्रश्न नंबर 9, कि नीचे दिए गए चित्र में एल एम क्या है? व्हाट इज एल एम इन द गिवन फिगर? तो आप जल्दी से इसको सोल्व करें और पोल सेक्शन में अपना सही ऑप्शन वोट करें कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब आपके पास में 10 सेकंड है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपने कर लिया होगा सभी लोगों ने,
चलिए अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। देखिए आपका पोल तो एंड किया जाता है, और आप जल्दी से जाइए सही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर। आप हमें जल्दी से अपना ऑप्शन भेजना, सिर्फ ए बी कौन सा सही है, ए या फिर बी। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में जाएंगे और वो अपनी तरफ से सिर्फ ऑप्शन भेजेंगे कि उनकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी का आंसर ठीक है। देखिए अब से बच्चे सामने देखेंगे, अभी आप टाइप करना बंद करेंगे और से बच्चे सामने देखेंगे। देखिए दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में एलएम क्या है। आपसे एलएम के बारे में पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में एलएम क्या है। आपने देखा एलएम तो ये रहा, यानी कि एक बिंदु एल ये रहा और एक बिंदु एम ये रहा, और ये क्या है एल और एम, यानी कि दो बिंदुओं के बीच में घिरा हुआ क्या है, वृत्त का भाग है। और जो दो बिंदुओं के बीच में घिरा हुआ वृत्त का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ये तो चाप है, लेकिन पर ये कैसी चाप है, आप देख रहे हो कि ये छोटी चाप है क्योंकि बाकी की बची हुई चाप क्या है, बहुत बड़ी है। और आपने अभी सीखा था कि लघु चाप को कैसे लिखते हैं, कि दोनों बिंदु को लिख देते हैं एल एम। ये क्या कहते हैं हमारे पास में, लघु चाप है। और लघु चाप को कैसे लिखा जाता है, एल एम, और आप उसके ऊपर क्या लगा दोगे, निशान लगा दोगे। ठीक है, तो ये सभी का सही आंसर है, कि इसका आंसर बी, यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें, वैसे तो सभी का ठीक था। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे फिर से क्वेश्चन दिखाया गया है, आप इसको सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के बाद में आप चैट सेक्शन आपको रोका गया है, आप जल्दी से पोल सेक्शन में जाना, और पोल सेक्शन में आप वोट करना। प्रश्न 10 जो आपकी स्क्रीन पर है इसका सर सही। मेरे एम्पोल सेक्शन का निशान नहीं है। हमने बताया पोल में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप अभी थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, हम आपको बता देंगे कि पोल में कैसे करते हैं। दिए गए चित्र में दीर्घ चाप पी आर एस को किस प्रकार लिखा जाता है। देखो सब कुछ आपको सामने दिखाया गया है स्क्रीन पर, कि एक वृत्त है, वृत्त के ऊपर तीन बिंदु दिखाई दे रहे हैं, पी एस और आर। और आप देख रहे हो पी एस को डार्क किया गया है, यानी कि पी एस, यानी कि दो बिंदु है पी और एस, उनके बीच का गिरा हुआ पार्ट, यानी कि जो वृत्त का भाग है वो चाप कहलाता है। लेकिन पर हमसे पूछा गया दीर्घ चाप को कैसे लिखेंगे। तो दीर्घ चाप को लिखने के लिए आपको बताया गया था एक एग्जाम्पल, कि आपके पेपर में दीर्घ प्रश्न आते हैं उनको कैसे करते हैं, तो आपको उसी से लिंक करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, तो शायद 10 सेकंड का टाइम काफी है इसको करने के लिए। अब आपके पास में 5 सेकंड है। गुड 5, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब आपका पोल एंड किया जाता है। अब जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे चैट सेक्शन के अंदर, वो सिर्फ अपना ऑप्शन भेजेंगे कि उनकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, कि ए बी सी या डी। ठीक है वरुण, ठीक है विनय, विनय आप एक ही बार भेजो, बार बार मत भेजिए, ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाता है, सभी का दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि सभी का सही है। सिर्फ देखिए दिए गए चित्र में दीर्घ चाप पी आर एस, यानी कि आपको दीर्घ चाप लिखना है, पी आर एस कैसे लिखेंगे, देखो सब कुछ यही लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि पी आर एस दीर्घ चाप लिखना है। तो आप समझ सकते हो चाप को सिर्फ कैसे लिखा जाता है, कि चाप को लिखने के लिए उसके ऊपर एक निशान लगाया जाता है ताकि वो चाप बन जाए। क्योंकि अभी आपको बताया था अगर आप सिर्फ पी एस लिख दोगे और उसके ऊपर निशान नहीं लगाओगे तो ये चाप नहीं कहलाएगा, क्योंकि हो सकता है पी एस कोई हमारे पास में क्या हो, रेखाखंड हो। तो चाप बनाने के लिए उसके ऊपर ये निशान लगाया जाता है। अब आपसे दीर्घ चाप के बारे में पूछा गया है, तो दीर्घ चाप आपको पता है कि दीर्घ चाप लिखने के लिए आप क्या करते हो, यानी कि ये पी पॉइंट था, ये बिंदु एस था, ये बिंदु एस था, ये रहा। तो दीर्घ चाप लिखना है तो आपने पी से जाते हुए पी आर एस, यानी कि आपने लिखा दीर्घ चाप होगा पी आर एस, और उसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, आर्क का निशान लगा दिया। तो आपका विकल्प बी क्या है, आपका सही आंसर है। कि ऊपर तो लिखा ही था चाप पी आर एस, बस उसके ऊपर क्या लगाना था, आपको चाप का निशान लगाना था, कि ये निशान लगा दोगे वो चाप बन जाएगा। ठीक है, तो इसका बी क्या है, इसका सही आंसर है कि दीर्घ चाप पी आर एस होगा, और उसके ऊपर आपको ये निशान लगाना था। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ इतना सभी को समझ में आ गया। ठीक है भूप सिंह, ठीक है, ठीक है, अब आप सभी सामने देखिए,
तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि दीर्घ और लघु वृत्तखंड क्या होते हैं, दीर्घ एवं लघु वृत्तखंड। ठीक है, आज की हेडिंग लगा लीजिए कॉपी के अंदर, आप जल्दी से लिख लीजिए कि आज हम पढ़ेंगे क्या, दीर्घ एवं लघु वृत्तखंड। और वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है वृत्तखंड। यानी कि अगर आप वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है, तो जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य के क्षेत्र को, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। यानी कि आपने एक वृत्त बनाया, सबसे पहले तो क्या करा, आपने एक वृत्त बनाया। जब आप इसको एक वृत्त बना लोगे, कि आपने एक वृत्त बना लिया, और इस वृत्त के अंदर, ये वृत्त है, ये ज्यादा बड़ा हो गया है शायद, कोई बात नहीं, चलो छोटा कर देते हैं इसको। तो अगर आपने एक वृत्त बनाया, कि ये एक वृत्त है, और वृत्त के अंदर क्या करना है आपको, आपने कहा एक जीवा होनी चाहिए, तो आपने क्या करा, एक जीवा बना ली। तो इसकी हमने एक जीवा बना ली है, ये रही इसकी जीवा। जीवा कैसे बनती है, सभी को पता है कि वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदु, एक ये रहा बिंदु P, एक ये रहा बिंदु Q। अगर आप पी क्यू को एक सीधी रेखा से जोड़ दोगे, तो वृत्त के ऊपर स्थित अगर दो बिंदुओं को जोड़ दिया जाता है तो एक जीवा बन जाती है। आपने कहा पी क्यू एक जीवा है, तो जीवा और प्रत्येक चाप, प्रत्येक चाप यानी कि जो आपके पास में दो चाप बन गई है इस जीवा से, कौन कौन सी चाप बन गई है, आपने कहा सर एक तो ये छोटी चाप बन गई है हमारे पास में, ये रही, और एक हमारे पास में इसके नीचे एक बड़ी चाप बन गई है, ये रही। तो ये जीवा और इन दोनों के चाप, यानी कि जो प्रत्येक चाप बन गई है दो चाप, इनके बीच का क्षेत्र, यानी कि इनके मध्य के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। यानी कि आपने कहा सर ये वाला क्षेत्र तो ये रहा, यानी कि एक क्षेत्र तो ये रहा पूरा का पूरा, एक तो ये हमारा वृत्तखंड बन गया जो हमने ब्लैक कलर से शेड कर दिया है, और एक वृत्तखंड हमारा ये बन गया है, ये रहा। ठीक है, तो एक वृत्तखंड हमारा ऊपर बन गया है, एक वृत्तखंड हमारा नीचे बन गया है। यानी कि जो वृत्त के अंदर जीवा होती है, यानी कि अगर हमारे पास में एक वृत्त है, और इस वृत्त के अंदर देखा जाए, तो इस वृत्त की जो जीवा होगी इसको दो वृत्तखंड में विभाजित कर देती है। यानी कि वृत्त की जो जीवा होती है, वृत्त को दो वृत्तखंड के अंदर क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, एक ऊपर बन जाता है और एक नीचे बन जाता है। ठीक है, यानी कि कितना समझ में आ गया होगा कि जीवा और प्रत्येक चाप के मध्य के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे कि दिखाया गया है कि पी क्यू क्या है, एक जीवा है, और जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम वृत्तखंड कहते हैं। अगर इतना समझ में आ गया, जल्दी से वाई टाइप कीजिए से बच्चे कि हाँ हमें समझ में आ गया वृत्तखंड क्या होता है। जल्दी से बच्चे टाइप करेंगे कि उनको वृत्तखंड समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब सामने देखते हैं। देखिए जो वृत्तखंड होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, जो वृत्तखंड होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। किस तरीके से, आप देख रहे हो कि एक तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास में जो चाप बनेगी वो छोटी बन जाए, जिसको हम लघु चाप कहते हैं, और एक चाप क्या बन जाए हमारे पास में, दीर्घ चाप बन जाए। तो जो दीर्घ चाप से वृत्तखंड बनेगा, जो दीर्घ चाप से वृत्तखंड बनेगा, वो क्या होगा हमारा, वो हमारा दीर्घ वृत्तखंड होगा। वो क्या होगा हमारा, दीर्घ वृत्तखंड होगा। और जो हमारा लघु चाप से बनेगा, वो क्या होगा हमारा, लघु वृत्तखंड होगा। वो क्या होगा हमारा, लघु वृत्तखंड होगा। ठीक है, कोई बात नहीं निखिल, आप यहीं से समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना सही बच्चे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया ना कि वृत्तखंड क्या होता है, कि वृत्तखंड क्या होता है, कि अगर हमारे पास में एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक जीवा है। देखिए देखिए सामने देखिए निखिल, हमें फिर से बता दे रहे एक बार जल्दी से कि वृत्तखंड क्या होता है। देखिए से बच्चे सामने देखेंगे, आ, ठीक है निखिल, नहीं आया विनय को भी समझ में, कोई बात नहीं। देखिए हम अगर एक व्रत बना ले, अगर क्या कर ले, हम एक व्रत बना ले, देखिए सभी सामने देखेंगे, हमने क्या करा है, एक व्रत बना लिया, हमने क्या करा है, एक व्रत बना लिया है, और इस व्रत के अंदर हमने पहले इसको नीचे रख दिया है, ये रहा व्रत, हमने इसको नीचे रख दिया है ताकि सभी को दिखाई दे। ठीक है, देखिए व्रत के ऊपर अगर आपने दो बिंदु लिए, ये बिंदु आपने लिया लाल कलर से जो दिखा रहे हैं, ये बिंदु आपने लिया ए, और ये बिंदु आपने लिया बी। जब आप बिंदु ए बी को जोड़ दोगे, तो जब आपने बिंदु ए बी को जोड़ा तो क्या बन गई, वृत्त की जीवा बन गई। क्या बन गई, वृत्त की जीवा बन गई, कि ए बी रेखाखंड क्या है, वृत्त का जीवा है। तो वृत्त की जीवा और प्रत्येक चाप,
चाप कौन सा, यानी कि आप कहोगे सर एक तो ये रहा चाप ऊपर की तरफ जो बचा है वृत्त का भाग, और एक नीचे की तरफ जो बचा है वृत्त का भाग, यानी कि ये चाप है। तो जीवा और प्रत्येक चाप, यानी कि अगर आप ऊपर वाला चाप लोगे और इस जीवा को लोगे तो एक क्षेत्र बन गया ये वाला क्षेत्र, यानी कि क्या कहलाएगा, ये आपका वृत्तखंड कहलाएगा। लेकिन पर कैसा वृत्तखंड कहलाएगा, आप देख पा रहे हो चाप कैसी है, लघु चाप है। तो आप कहोगे सर ऊपर वाला जो वृत्तखंड है वो लघु वृत्तखंड है, वो क्या है हमारे पास में, लघु वृत्तखंड है। इसी तरीके से आप नीचे देख पा रहे हो कि नीचे वाली चाप क्या है, बड़ी है। तो ये हमारी जो जीवा है ए बी, और इसके नीचे जो चाप है बड़ी वाली, इसके नीचे का जो पार्ट यानी कि जो क्षेत्र बना है ये क्या कहलाएगा आपका, ये वृत्तखंड कहलाएगा। ये कैसा वृत्तखंड कहलाएगा आपका, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये आपका, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, अब बताइए सभी को समझ में आ गया है ना कि क्या होता है हमारे पास में वृत्तखंड। अगर आ गया है तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें। ठीक है निखिल, बाकी बेटे आप भी बताइए। ठीक है सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया है, आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है। आप जल्दी से क्या करें, इस क्वेश्चन को सोल्व करें और इसका आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। कि प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया है प्रश्न 11 में क्या चीज, कि दिए गए वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बना वृत्तखंड कौन सा है। सबसे पहले आप देखो कि इनमें से जीवा कौन सी है, और फिर उस जीवा के द्वारा बना हुआ वृत्तखंड कौन सा है। ठीक है, और देखना है कि विकल्प ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है अभी परेशान मत होना, हम आपको बताएंगे भी पोल का ऑप्शन कैसे निकाला जाता है, कैसे आता है। और इतने आप सभी बच्चे क्या करें, आप अपनी कॉपी के ऊपर अपना सही ऑप्शन बना के लिख लें, ताकि चैट सेक्शन में आप जल्दी से टाइप कर सके। चलिए जल्दी से। तो दिए गए वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बना वृत्तखंड कौन सा है। देखिए आपको एक ए बी दिखाई गई है, और आपको देखना है क्या ए बी जीवा है। अगर ए बी जीवा है तो उसके द्वारा क्या वृत्तखंड बना ए बी एफ ई है, ये आपको देखना है। चलिए जल्दी से सही बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे जिनके पास में पोल का ऑप्शन आता है। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने पोल कर दिया है। बाकी बचे हुए जल्दी से वोट कर दीजिए। चलिए अब आपके पास में 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल का आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से करें। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अब आपका पोल एंड किया जाता है। अब आप जल्दी से जाना चैट सेक्शन में और अपना ऑप्शन भेजना ए बी सी या डी कि कौन सा ऑप्शन सही है। जाइए जल्दी से सही बच्चे और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। ठीक है निखिल विनय, काफी सारे बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि कुछ बच्चों ने ए ऑप्शन भी भेजा है। तो देख लेते हैं ए या बी में से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए दिए गए वृत्त की जीवा और उसके द्वारा बना वृत्तखंड, अभी हमने पढ़ा था वृत्तखंड क्या होता है। यानी कि वृत्तखंड एक बार जल्दी से देख लीजिए सभी बच्चे सामने, कि वृत्तखंड क्या होता है, कि वृत्तखंड जीवा और चाप के बीच का क्या होता है, क्षेत्र होता है। अगर ये वृत्त है तो इसकी कोई जीवा होगी, तो जो वृत्तखंड होगा वो जीवा और चाप, जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र होगा। जीवा और चाप के बीच का क्या होगा, क्षेत्र होगा। जैसे ये चाप है और ये इसकी जीवा है ए बी, या फिर हमने इसका नाम दे दिया एक्स वाई, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। और वृत्तखंड ऊपर भी होगा क्योंकि वो लघु और दीर्घ हो सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन ए। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए, ए बी। क्या ए बी इसकी जीवा है। आपने लाइन बना के देखी ए बी, आप कहोगे हाँ सर ए बी इसकी एक जीवा है, क्योंकि ए और बी दोनों ही बिंदु कहां पर है, दोनों ही बिंदु वृत्त के ऊपर है। तो आपने कह दिया सर ए बी तो इसकी जीवा है। इतना बात तो सही है, यानी कि इस ऑप्शन की इतनी बात तो ठीक है कि हाँ ए बी एक इसकी जीवा है। अब देखते हैं क्या इसके द्वारा बना हुआ वृत्तखंड ए बी एफ ई है। तो आप देखोगे जो इसके द्वारा बना हुआ वृत्तखंड होगा वो ए बी एफ ई, क्या इतना सा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाएगा, क्या इतना सा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाएगा। आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि अगर हमारे पास में एक जीवा है तो जीवा के पूरा का पूरा सर्कल तक का, यानी कि वृत्त तक का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। अभी ये वाला क्षेत्र रह गया, अभी ये वाला क्षेत्र रह गया,
तो ये हमारा इसके द्वारा बनाया गया वृत्तखंड नहीं है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही नहीं है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ हमें इतना समझ में आ गया है। अगर इतने में ही किसी को डाउट है तो वो जल्दी से एन टाइप करके भेज सकते हैं, ताकि हम इसी ऑप्शन को दोबारा से बताएं। ठीक है, यानी कि इतना सभी को समझ में आ गया है कि ये इसका वृत्तखंड नहीं है। ठीक है, अब सभी अच्छे सामने देखेंगे। देखिए, अब दूसरा ऑप्शन इसका देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है ईएफ। क्या ईएफ इसकी एक जीवा है? तो आपने देखा हाँ सर, ईएफ इसकी एक जीवा है, क्योंकि ई और एफ दोनों ही बिंदु कहां पर है? दोनों ही बिंदु वृत्त के ऊपर है। ई ये रहा और एफ ये रहा, दोनों ही बिंदु वृत्त के ऊपर है। अब देखते हैं कि इतना तो ठीक हो गया, ईएफ इसकी जीवा है। अब देखते हैं क्या ई एच एफ जी इसका एक वृत्तखंड है? तो आप देखोगे ये रहा ई एच एफ और जी, यानी कि सारा का सारा ही इसने क्षेत्र क्या कर दिया है, जीवा के नीचे का वृत्त तक, यानी कि चाप का पूरा का क्षेत्र इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया है। यानी कि ये इसका क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। अब देखते हैं क्या एडी और एआईडी। अब आप देखते हैं कि जो एआईडी है, तो आप ये देखो कि एआईडी तो क्या नहीं है हमारे पास में, ये हमारे पास में वृत्तखंड नहीं है। और बीआईसी ये भी हमारे पास में वृत्तखंड नहीं है। तो आपने कहा ये भी वृत्तखंड नहीं है, ये भी वृत्तखंड नहीं है, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर है। बताइए, इतना सभी को समझ में आ गया ना, इसका बी ऑप्शन सही आंसर क्यों है? अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकते हैं, ताकि हम उनसे पूछ सके कि उनको कहां पर डाउट है। ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। यानी कि इतना आपको समझ में आ गया कि वृत्तखंड क्या होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे दीर्घ और लघु त्रिज्याखंड। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ और लघु त्रिज्याखंड। यानी कि त्रिज्याखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? इसको बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? सेक्टर। यानी कि दीर्घ और लघु त्रिज्याखंड। अब आप देख पा रहे हो नाम के अंदर ही क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या लिखा हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर त्रिज्या आती होगी इस्तेमाल के अंदर, तब ये त्रिज्याखंड है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है त्रिज्याखंड। केंद्र के चाप को, केंद्र को देखो क्या लिखा है, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। यानी कि ये तो उसकी परिभाषा है, और शायद ये इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आई होगी कि परिभाषा क्या लिखी हुई है। तो एक बार इसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है इस परिभाषा के अंदर, कि आपने एक वृत्त बनाया। क्या बना लिया आपने? एक वृत्त बनाया। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज कही गई है। एक एक वर्ड को हम पढ़ेंगे और उसको क्या करते हैं चाहेंगे, इस फिगर यानी कि आकृति के अंदर जोड़ते चले जाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि केंद्र को एक चाप के सिरों से, यानी कि एक चाप बना लो इसके अंदर। यानी कि आपने क्या कर लिया, दो बिंदु इसके ऊपर ले लिए, कि एक बिंदु तो ये रहा P और एक बिंदु ये रहा Q, और दोनों बिंदुओं के बीच का जो वृत्त का भाग होता है वो क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। ये हो गई इसकी चाप। ठीक है, अब लिखा है केंद्र को। क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। केंद्र को, यानी कि आपने इसका केंद्र भी लिख लिया। केंद्र कहाँ है? ये रहा इसका केंद्र O। तो आपने कहा केंद्र को एक चाप के सिरों से, यानी कि चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या हो। तो चाप का सिरा एक तो ये रहा, और एक चाप का सिरा ये रहा, इनसे मिलाने वाली त्रिज्या, यानी कि आपने इनको केंद्र से मिला दिया यहां पर, और आपने इसको मिला दिया यहां पर, के बीच के क्षेत्र को। यानी कि अब जो इनके बीच में क्षेत्र बन गया है, चाप और दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो क्षेत्र बन गया है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? ये क्षेत्र कहलाएगा आपका त्रिज्या खंड, यानी कि क्या कहलाएगा आपका? सेक्टर कहलाएगा। देखिए कि जो त्रिज्या खंड होता है, इसके अंदर दो त्रिज्या होती है, एक तो ये रही ओपी और एक ये रही OQR। यानी कि दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। और त्रिज्या खंड अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें सभी, कि त्रिज्या खंड क्या होता है, कि चाप और दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होता है वो त्रिज्या खंड कहलाता है। ठीक है, निखिल को नहीं आया है समझ में, एक बार फिर से समझाते हैं हम। देखिए 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 सामने, सभी बच्चे सामने देखेंगे, एक बार हम फिर से समझाएंगे सारी चीजें। सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने, एक वृत्त ले लिया। सबसे पहले क्या किया हमने, एक वृत्त ले लिया, और वृत्त के ऊपर हमने दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु P और एक बिंदु Q। और आप देख रहे हो कि वृत्त को एक चाप के सिरों से, यानी कि एक चाप है हमारे पास में PQ, ये रही चाप। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, इस चाप का एक सिरा तो ये रहा P, और एक सिरा ये रहा इस चाप का Q। आपने इन दोनों सिरों को कहां जोड़ दिया? आपने इन दोनों सिरों को वृत्त के केंद्र O पर जोड़ दिया। जोड़ दो सिरों को जल्दी से। यानी कि जब चाप के सिरों को
आप केंद्र पर जोड़ देते हो। इस तरीके से आपने दोनों चाप के सिरे कहां पर जोड़ दिए, केंद्र पर जोड़ दिए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस चाप और इन दोनों त्रिज्या, यानी कि ओपी एक त्रिज्या और ओक्यू एक त्रिज्या, यानी कि दोनों त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, त्रिज्या खंड कहलाएगा। यानी कि एक वृत्त के अंदर अगर आप दो त्रिज्या बना दो, कहीं पर भी दो त्रिज्या बना दो, एक त्रिज्या ये रही, एक त्रिज्या ये रही, तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में आपको एक क्या दिख जाएगा, ये रही चाप और ये रही त्रिज्या आर, ये रही आर। तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, त्रिज्या खंड कहते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया अभी, जल्दी से बताइए। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें। निखिल आप भी बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यानी कि दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं, हम त्रिज्या खंड बोलते हैं। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे कि ये रहा क्या, कि ये रहा वृत्त का केंद्र O, ये रहा एक बिंदु A, ये रहा एक बिंदु B, और आपने कहा OA एक त्रिज्या है, OB एक त्रिज्या है, और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में बना एक क्या है हमारे पास में, चाप है। तो AB चाप, यानी कि जो चाप बनी है इन दोनों बिंदुओं से और दोनों त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या खंड कहते हैं। अब आपके मन में इतना आ रहा होगा, सिर्फ त्रिज्या खंड भी तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम देखें तो ये क्या ऊपर वाला त्रिज्या खंड नहीं है, क्या इस सफेद वाले को हम ये नहीं कह सकते कि सर एक बिंदु ये रहा एक्स, एक बिंदु ये रहा वाई, और हमने इस पूरी की पूरी आर्क को हमने क्या कर दिया है, केंद्र पे जोड़ दिया है। यानी कि कोई बच्चा कहेगा ये भी तो त्रिज्या खंड है, ये भी तो त्रिज्या खंड है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये भी त्रिज्या खंड है। यानी कि त्रिज्या खंड भी कितने हो सकते हैं, त्रिज्या खंड भी दो प्रकार के होते हैं। एक कैसा होता है हमारे पास में, दीर्घ त्रिज्या खंड, जैसे कि आपको दिखाया गया है कि जो ज्यादा वाला भाग होगा, जो क्षेत्र बड़ा होगा, जो दीर्घ चाप से मिलकर बना होगा, वो आपका दीर्घ त्रिज्या खंड होगा। और जो लघु चाप से मिलकर बना होगा, यानी कि जो छोटा क्षेत्र होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ हमें त्रिज्या खंड समझ में आ गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है कि त्रिज्या खंड भी दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास में लघु त्रिज्या खंड और एक हमारे पास में दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करें। और सॉल्व करने के बाद में आपका कमेंट सेक्शन रोका गया है, आप परेशान मत होना कि पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया है, कि आप पोल कर सके पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से पोल सेक्शन में जाके पोल करना। ठीक है, देखिए आपको दिया गया है कि दिए गए वृत्त, यानी कि आपको एक वृत्त दिया गया है, पूछा गया है कि दिए गए वृत्त की त्रिज्या और उसके द्वारा बना त्रिज्याखंड निम्न है। यानी कि आपको चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें आपको दो त्रिज्या दी गई है और फिर उनके द्वारा बनाया हुआ त्रिज्याखंड दिया गया है। देखिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है, आपको थोड़ा सा समय दे देते हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो आपको सिर्फ दो त्रिज्याएं ढूंढनी है, और त्रिज्याओं से, क्योंकि त्रिज्याखंड किसके द्वारा बनता है, त्रिज्याओं के द्वारा बनता है, तो दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं और उसके द्वारा बना त्रिज्याखंड कौन सा है, ये आपको सही विकल्प के अंदर चुन के वोट करना है। जिस बच्चे को कोई भी डाउट होगा वो चैट सेक्शन में अपना डाउट लिखकर भेज सकते हैं। अभी सिर्फ 15 सेकंड के बाद में आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा। इतने सही बच्चे अपना ऑप्शन बना के लिख लें नोटबुक के ऊपर। जैसे आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा तो आप क्या करना, जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करके भेज देना। चलिए अब आपके पास में 10 सेकंड है। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज सभी। 3, 2, 1। ठीक है, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में जाएंगे और अपना ऑप्शन टाइप करेंगे कि उनकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सिर्फ ऑप्शन ही भेजना है सभी को कि दिए गए वृत्त की त्रिज्या और उसके द्वारा बना त्रिज्याखंड कौन सा है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है और आंसर आप शायद स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे सभी कि बच्चों ने बहुत वैरायटी के आंसर दिए A B C। चलिए अभी सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे।
देखिए, हमसे एक वृत्त दिया गया है, हमें एक स्क्रीन पर, यानी कि हमें एक वृत्त दिखाई दे रहा है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र ओ है। एक वृत्त दिखाई दे रहा है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। आपको पूछा गया है त्रिज्या बताओ, यानी कि सबसे पहले तो हमें त्रिज्या ही पता होनी चाहिए, क्योंकि त्रिज्या के बाद ही तो त्रिज्या खंड बनेगा। ठीक है, त्रिज्या के बाद ही क्या बनेगा, त्रिज्या खंड बनेगा। तो सबसे पहले हम त्रिज्या सीख लेते हैं कि त्रिज्या क्या होती है। देखो, अगर आपके पास में एक वृत्त है तो त्रिज्या क्या होती है कि हेलो केंद्र को, सर, मेरे एम्पोल सेक्शन का निशान नहीं आ रहा। देखो पोल सेक्शन हमने बंद कर दिया है बच्चे अभी, और हम कह रहे हैं ना कि अभी पोल सेक्शन बताएंगे सभी को, जिनके पास में नहीं आता है कि पोल सेक्शन का ऑप्शन कैसा आएगा। अभी टाइप करना बंद करेंगे, सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। देखो, अगर आपके पास में एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र आपको पता है कि ये रहा वृत्त का केंद्र ओ, तो वृत्त के ऊपर कहीं पर भी बिंदु ले लो। आपने कहा हम इसके ऊपर एक बिंदु ले लेते हैं ए, आपने कहा इसके ऊपर हम एक और बिंदु ले लेते हैं बी, और इस वृत्त के ऊपर हम एक और बिंदु ले लेते हैं सी। तो केंद्र को और बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है, जैसे ओ ए, ये आपकी त्रिज्या बनेगी, ओ बी ये भी आपकी त्रिज्या बनेगी, और ओ सी ये भी आपकी त्रिज्या बनेगी। और एक वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो अब हम देखते हैं कि त्रिज्या कौन सी है। सबसे पहले तो हम त्रिज्या ही ढूंढेंगे। अब आपको दे रखा है ए ओ, क्या ये त्रिज्या है, देख लेते हैं कहां पर है ए ओ। चलिए ए ओ के पास चलते हैं। आपने कहा ये रहा ए ओ, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये इसकी एक त्रिज्या है। क्या डीई इसकी त्रिज्या है? आपने कहा डीई तो इसकी त्रिज्या नहीं है। क्या ए ओ बी सी एक त्रिज्या खंड है? आपने कहा ए ओ बी सी, ये हमारे पास में एक त्रिज्या खंड तो बन जाएगा, लेकिन पर दूसरी वाली हमारे पास में डीई क्या नहीं है, डी हमारे पास में त्रिज्या नहीं है, इसलिए ये हमारा सही विकल्प नहीं है। अब देखते हैं दूसरा विकल्प डीई, क्या डीई हमारे पास में त्रिज्या है? आप कहोगे सर डीई तो हमारे पास में त्रिज्या ही नहीं है, तो ये तो विकल्प यहीं पर ही गलत हो गया, क्योंकि देखो डीई ये रही और ये हमारे पास में त्रिज्या नहीं है। ठीक है, पहले तो आप इतना ही बताओ कि आपको ये दोनों ऑप्शन क्यों गलत, इतना समझ में आ गया सभी को? अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से बताइए वाई कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एम टाइप कीजिए कि दोनों विकल्प ये सही क्यों नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और अब आगे चलते हैं। देखिए, अब इसका हम विकल्प सी देखते हैं कि इसका विकल्प सी क्या चीज है। देखिए, आपको कहा गया कि ए ओ इसकी एक त्रिज्या है, आप देख पा रहे हो, हाँ ए ओ इसकी एक त्रिज्या है। फिर लिखा है ओ बी, विकल्प सी के अंदर, हाँ ओ बी इसकी एक त्रिज्या है, देखो केंद्र से वृत्त के ऊपर बी को जोड़ा गया है। अब इसके द्वारा क्या त्रिज्या खंड ए ओ बी सी बन रहा है? आप कहोगे यस सर, इसके द्वारा सर यही जी, त्रिज्या खंड बन रहा है। हमारा देखिए, नेट नहीं चल रहा। ए ओ बी सी ए, तो आप कहोगे इसके द्वारा यही वाला त्रिज्या खंड बन रहा है। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही, नेट नहीं चल रहा, वो क्लास फिर से ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, ऐसे क्लास के अंदर डिस्टरबेंस ना करें। तो इसका विकल्प सी क्या है, इसका सही आंसर है, क्योंकि ये भी इसकी एक त्रिज्या है, ये भी इसकी एक त्रिज्या है, और इन दोनों त्रिज्याओं से मिलकर जो त्रिज्या खंड बना है उसका नाम क्या है। देखो, आपने ए से चलना शुरू किया, से बच्चे ध्यान देंगे, आपने ए से चलना शुरू किया, आप ए के बाद ओ पर गए, ठीक है, ओ के बाद आप बी पर गए, ठीक है, बी के बाद आपने ये वाला त्रिज्या खंड लिया सी, और सी से आप कहां पर है, ए पर है। यानी कि ए ओ बी सी ए, और ये एक त्रिज्या खंड है। यानी कि त्रिज्या खंड को ऐसे ही लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है त्रिज्या खंड को? अब आप समझ लीजिए कि त्रिज्या खंड को ऐसे ही लिखा जाता है कि अगर आपके पास में एक वृत्त है, ये रहा एक वृत्त, वृत्त का केंद्र ओ है, ये रहा ओ, और आपने एक त्रिज्या खंड यहां पर बनाकर तैयार किया है, जिसका हमने नाम दे दिया, ये रहा एक बिंदु है पी और एक बिंदु है क्यू। आप देख पाओगे अगर ये पी है और ये क्यू है, तो आप जहां से चलना स्टार्ट करोगे वहीं पर आकर रुकोगे। अगर किसी बच्चे ने ओ से चलना स्टार्ट किया, कि त्रिज्या खंड का नाम उसने ओ से लिखा ओ, और उसने पी फिर लिखा पी, यहां पर उसने कोई बिंदु आर मान लिया आर क्यू ओ, अगर किसी बच्चे ने यहां से चलना शुरू किया ओ से क्यू की तरफ, तो आप लिखोगे ओ क्यू आर पी ओ, यानी कि जिस बिंदु से चलना शुरू करोगे उसी बिंदु पे जाकर भी रुकोगे। ठीक है, इसी तरीके से त्रिज्याखंड का नाम लिखा जाता है। अब बताइए, इतना सभी कुछ समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे जल्दी से। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है। इसका सी इसका सही विकल्प है। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। विनय आपको नहीं समझ में आया है, रुकिए रुकिए रुकिए, विनय आपको नहीं समझ में आया है। देखिए, हम एक बार फिर से बताते हैं।
इधर देखिए, यहीं पर देखिए, इसी स्क्रीन पर जो जिस पे लिखा हुआ है, आपने एक व्रत लिया, एक व्रत बना देते हैं हम छोटा सा। सभी बच्चे सामने देखेंगे, क्योंकि अगर विनय को नहीं समझ में आया तो कुछ बच्चे ऐसे और भी हो सकते हैं जिनको नहीं समझ में आया होगा, तो वो सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपने एक व्रत बनाया, ये रहा व्रत, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ ताकि सभी को साफ साफ दिखाई दे जाए। ये रहा व्रत, ठीक है। अब देखो त्रिज्या खंड क्या होता है, यानी कि आपने कहा व्रत का केंद्र तो ये रहा ओ, ये रहा त्रिज्या, यानी कि इसका केंद्र ओ। अब आपने त्रिज्या खंड बनाया, यानी कि आपने इसके अंदर दो त्रिज्या बना दी, एक त्रिज्या ये रही और एक त्रिज्या ये रही। आपने इन त्रिज्याओं के नाम भी दे दिए कि ये नाम है हमारा ए, इस केंद्र को हम थोड़ा पास में लिख देते हैं ओ, ये लिखा हमने बी। तो आप इस त्रिज्या खंड का नाम क्या लिखोगे? आप इस त्रिज्या का खंड का नाम ऐसे लिखोगे कि जहां से चलना स्टार्ट करोगे वहीं पर आके रुकोगे, कि जहां से चलना स्टार्ट करोगे वहीं पर आके रुकोगे। अगर किसी बच्चे ने इस त्रिज्या खंड का नाम ऐसे लिखा ए, यहां से ए से चलना शुरू किया, ए ओ बी ए, तो भी नाम ठीक है, क्योंकि आपने ए से चलना शुरू किया। आप ए से गए कहां पर? ए से गए ओ पर, ओ से गए बी पर, और बी से आ गए आप ए पर। इस त्रिज्या खंड का नाम ठीक है। अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिखा कि सर मैं तो ओ से लिखना स्टार्ट करूंगा, वो ओ से लिखे। उसने लिखा ओ से गया वो बी पर, बी, बी से गया वो ए पर, ए, और ए से फिर से वो कहाँ गया? ओ पर। यानी कि वो त्रिज्यखंड पूरा होना चाहिए, आप जहां से चलोगे वहीं आकर रुकोगे। अब बताइए सभी बच्चे, सभी को समझ में आ गया ना? आप कैसे भी चलो और वहीं पर आके रुको। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें। विनय आप जल्दी से बताइए, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? बताइए विनय। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आप जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। आज हम पढ़ेंगे व्रत की परिधि। क्या पढ़ेंगे? व्रत की परिधि। अब परिधि को ही हम परिमाप भी कहते हैं। परिधि को क्या कहते हैं हम? परिमाप भी कहते हैं। जैसे आपने त्रिभुज का परिमाप पढ़ा था, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? यानी कि तीनों भुजाओं का योग। यानी कि आपने यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो परिमाप। बाकी समय परिमाप कहते हैं, इसी परिमाप को वृत्त के केस में परिधि कहते हैं। यानी कि परिधि और परिमाप एक ही चीज है। पहले तो इतना सभी बच्चे यही बता दो कि उनको सभी चीज क्लियर होगी ना, परिधि और परिमाप एक ही चीज है। बताइए, अगर समझ में आ गया कि परिधि और परिमाप एक ही चीज है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वृत्त की परिधि और परिमाप, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या पढ़ेंगे हम? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। चलिए, क्या लिखा होता है, देखिए क्या होता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, कि संपूर्ण वृत्त की लंबाई को, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। ये तो उसकी परिभाषा हो गई। अब देखते हैं कि कैसे संपूर्ण वृत्त की लंबाई की बात की जा रही है। देखो, आपने अपनी गली में अड़ोस पड़ोस में कुछ पार्क देखे होंगे जो वृत्त की शेप के होते हैं। मान लीजिए आप यहां पर खड़े थे। आप कहां पर खड़े थे? आप यहां पर खड़े थे पी पर, और आपने पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। आप पी से गए और घूम करके पार्क के चारों तरफ घूम करके आप फिर से पी पर आ गए। तो आपने ये जितनी दूरी चली है, यानी कि जो जो लंबाई आपने चली है, जो आपने दूरी चली है, ये क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि कहलाएगी। यानी कि जो आपने लंबाई चली है वृत्त का परिमाप कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। सिर्फ आपने देखा होगा कि आपका ये गली में एक पार्क है जो वृत्त की शेप का है। आपने सिर्फ क्या किया है कि सिर्फ आपने इस पार्क का चक्कर लगाया बाउंड्री पर। आपने सिर्फ इस पार्क का क्या लगाया? चक्कर लगाया बाउंड्री पर। तो आप क्या कहोगे? कि आपने इसकी परिधि के ऊपर चक्कर लगाया है। क्या कहोगे? कि आपने इसकी परिधि के ऊपर चक्कर लगाया है। ठीक है, परिधि क्या होती है? संपूर्ण वृत्त की लंबाई को परिधि कहते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है कि वृत्त की परिधि को वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। जल्दी से बताइए, इतना सभी को समझ में आ गया ना कि वृत्त की परिधि क्या होती है? ठीक है, अब देखते हैं कि वृत्त की परिधि को निकालने का क्या सूत्र होता है। आपको वृत्त की परिधि अगर निकालनी हो तो उसका क्या सूत्र होता है? देखिए, वृत्त की परिधि को वृत्त का परिमाप कहते हैं, और इसको निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है कि आप कहोगे जो वृत्त की परिधि होती है वो किसके बराबर होती है? कि वृत्त की परिधि होती है 2 गुणा पाई गुणा आर। और आर क्या होती है? आर होती है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि केंद्र से लेकर के वृत्त के ऊपर स्थित कोई बिंदु पी, इस वाली बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है,
तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 गुणा पाई गुणा आर। अब देखो पाई का जो मान होता है ये सभी को याद होगा कि पाई का मान 22/7 होता है, या फिर पाई का मान कितना होता है? 3.14 होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास में एक सूत्र है, हमें ये सूत्र याद रखना है कि जो वृत्त की परिधि या परिमाप निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है कि परिधि का एक सूत्र होता है कि वृत्त की परिधि होती है 2 गुणा पाई गुणा आर, जहां पर आर वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है, ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है? तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ हमें वृत्त की परिधि वृत्त का परिमाप समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पाई हमेशा याद रखना है कि वृत्त की परिधि हो चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो, निकालने के लिए पाई इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि आपको, आप समझ सकते हो कि आपके पास में एक इंची टेप होता है जिससे आप किसी पेड़ की, अगर आप पेड़ की मोटाई नापना चाहते हो तो आप पेड़ की मोटाई टेप उससे तो नहीं नाप सकते कि जो आपके पास में फीता होता है, क्योंकि पेड़ तो गोलाई की शेप का होता है। तो आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, एक ऐसी चीज चाहिए होती है जो घूम सके, आपको एक टेप की तरीके की चीज चाहिए होती है, तो आप इंची टेप से नापते हो। ठीक है, तो वृत्त के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि वृत्त के केस में आपको हमेशा पाई मिलेगा ही मिलेगा। और पाई का मान हमेशा याद रखना कि पाई का मान कितना होता है? कि पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, आप इसको हल करने की कोशिश करें। जल्दी से, आपका चैट सेक्शन रोका गया है कुछ समय के लिए, और आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद में इस प्रश्न का आप वोट करना पोल सेक्शन के अंदर कि सही ऑप्शन क्या है। देखिए क्या पूछा गया आपसे कि यदि वृत्त का परिमाप 17 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का परिमाप 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त का परिमाप 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, अच्छे से पढ़ना और पढ़ने के बाद देखना कि कौन सा विकल्प सही है। और आपके पास में सिर्फ 15 सेकेंड है इस प्रश्न को करने के लिए, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। अभी आपके पास में 10 सेकेंड है। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने वोट कर दिया है, अब आपके पास में 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब आप जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे और सभी बच्चे अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन क्या है, A B C या D। ठीक है, ये प्रश्न सभी का सही है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि दिए गए वृत्त का परिमाप, यदि वृत्त का परिमाप 17 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको परिमाप दे दिए गए 17 सेंटीमीटर है, और आपसे किसका मान पूछ लिया है? आपको परिमाप दे दिया कि 17 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी? और आप जानते हो कि परिधि को ही परिमाप कहते हैं, यानी कि परिधि और परिमाप क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हो कि आपकी परिधि कितनी हो गई? आपकी परिधि 17 सेंटीमीटर हो गई है। तो आपका सही आंसर क्या है? इसका सही विकल्प क्या है? सी विकल्प इसका सही आंसर है कि 17 सेंटीमीटर। आपकी स्क्रीन पे फिर से एक प्रश्न दिखाया गया है, आप इसको सोल्व कीजिए। आपका चैट सेक्शन बंद किया गया है, आप पोल सेक्शन में इस प्रश्न का ऑप्शन वोट करना है कि आपकी तरफ से इसका सही आंसर क्या है। बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज सभी। देखिए प्रश्न नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दी है और आपसे वृत्त की परिधि पूछ ली है। अच्छे से अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था कि वृत्त सर की परिधि। 44 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं करना है बच्चों, माइक नहीं ओपन करना है। सिर्फ आपको बताना है कि इसका सही आंसर चैट सेक्शन में या पोल के थ्रू आप बताना। फोर विजेंद्र सेक्शन, विजेंद्र फोर सेक्शन का ऑप्शन दिया। ठीक है विजेंद्र, हम आपको उससे पहले सभी को ये बताते हैं कि पोल सेक्शन कैसे आता है।
पहले इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए सभी। ठीक है, अब आपके पास में 5 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने आंसर वोट कर दिया है। 5, 4, 3, 2, 1। और अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जल्दी से अब आप जाइए चैट सेक्शन में, अपना कोई भी डाउट हो तो लिख के भेज सकते हो, और आप अपना सही ऑप्शन भी भेज सकते हो, ABCD में से कौन सा सही ऑप्शन है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए, आपको दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। आपको दिखाया भी गया है ये एक वृत्त है, और जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया वृत्त की परिधि बताइए कितनी होगी। आपसे आपको अभी बताया गया था परिधि निकालने का एक सूत्र होता है, कि जो वृत्त की परिधि होती है वो किसके बराबर होती है, कि परिधि होती है, वो होती है 2 गुणा पाई गुणा r। इसके बराबर वो परिधि होती है। अगर परिधि को हम पेरीमीटर को p से लिख दें, तो p कितना हो गया, 2 गुणा पाई गुणा r। हमें सारा मान तो दे रखा है भाई, 2 का मान तो 2 ही रहेगा, गुणा पाई का मान कितना रहेगा, 22/7 आपको अभी बताया था, गुणा आर का मान कितना है, 7। और ये आप चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर हमें इसको समीकरण को सोल्व करना है, तो आप इधर देखिए पहले साइड में, जो हम हरे पेन से लिख के दिखा रहे हैं आपको। देखिए, अगर कहीं ऐसा लिखा हो 2 गुणा 3/2, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। आप कहोगे इसके नीचे एक मान लिया, और आपने कहा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया, कितना आ गया, 3 एकम 3। यानी कि अगर ऐसा लिखा जाता है कि कहीं पर ऊपर, यानी कि किसी भिन्न के अंश में और किसी भिन्न के हर में वही नंबर हो, और वो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा से जुड़े हुए हो, तो नंबर कट जाता है। आपने कहा ये कट गया, कितना आ गया, 3/1 आ गया। तो इसी तरीके से आप यहाँ कहोगे कि ये दो भिन्न है, और इसमें एक अंश 7 है, इसमें हर 7 है, तो इसका अंश और हर कट गया। यानी कि कितना बच गया हमारे पास में, 2 गुणा 22। यानी कि जो हमारे पास में परिमाप हो गया, वो कितना हो गया हमारे पास में, 44 सेंटीमीटर। तो आप जल्दी से इसका सही आंसर लगा लीजिए, 44 सेंटीमीटर सही आंसर है। और सभी बच्चे स्टार लगा के महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे कि परिमाप की इकाई क्या होती है, यानी कि जो परिधि होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, परिधि की यूनिट। परिधि की यूनिट वही होती है जो आपको त्रिज्या की यूनिट दी जाती है। जैसे कि त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो परिधि भी आपकी सेंटीमीटर में ही होगी। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया इसका सही विकल्प क्या है, इसका सही विकल्प डी है। अच्छा, सही बच्चे सामने देखो, जो बच्चे बार बार बोले ना पोल का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पोल का जरा एक बार समझ लो कि पोल को कैसे देखते हैं। जल्दी से सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए, आपको स्क्रीन ऐसी दिखाई देती है, आपको इस तरीके की अपनी स्क्रीन दिखाई देती है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर बने हुए 3 बिंदु, यहां पर बने हुए 3 बिंदु पर क्लिक करोगे। यहां पर जो बने हुए 3 बिंदु पर क्लिक करोगे, तो आपको दिखाई देगा एक्टिविटीज का ऑप्शन। इस एक्टिविटीज के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे, तो ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ये वाली स्क्रीन हो जाएगी आपकी जब एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पोल पर क्लिक करोगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। और जब आप यहां पर किसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो ये चीज नीली हो जाएगी, और आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जब आप इस नीले को दबा दोगे, तो लिखा आ जाएगा वोटेड, कि आपने आंसर वोट कर दिया। ठीक है, अब कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि उनको पोल नहीं समझ में आया, कैसे करते हैं पोल के अंदर आंसर। और अगर सर किसी हमारे में ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चे आप ना आंसर ओपन करके मत बोलना, माइक आप चैट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। अब देखो नहीं है तो उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर सकते हो ना हम। तो आप चैट सेक्शन में टाइप कर दिया करो, ठीक है। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया ना। अब आप जल्दी से आ जाइए अपनी क्वेश्चन वाली स्लाइड पर, जहां पर आप क्वेश्चन कर रहे थे कि आपको ये समझ में आ गया था कि इसका सही आंसर क्या है, 44 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं पवन, कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में टाइप कर दिया करो अपना ऑप्शन। अब आप जल्दी से बताइए कि इतना सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है इस प्रश्न में, तो वो एन टाइप कर सकता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छा, हमें यह भी बताइए कि आपको परिमाप की इकाई पता लग गई ना, इसका मात्र यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी परिमाप की। यानी कि परिमाप बोलो चाहे परिधि बोलो, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, इसकी यूनिट होगी
कि जो आपको त्रिज्या की यूनिट दी जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे त्रिज्या सेंटीमीटर में थी तो आपका आंसर सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर एक और प्रश्न दिखाया गया है, आप इस प्रश्न को जल्दी से हल करें। और हल करने के पास बाद में देखो, जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो परेशान मत होना, वो चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन टाइप करके भेज देना जब हम आपको चैट सेक्शन ओपन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है, उल्टा पूछा गया है। पहले त्रिज्या दी गई थी, परिमाप पूछा था, इस बार परिमाप दिया गया है और आपसे त्रिज्या पूछी गई है। तो जल्दी से आप इस प्रश्न को हल करें, और हल करने के बाद में आप सभी क्या करें, इस प्रश्न का सही आंसर क्या कर दें, पोल सेक्शन में वोट कर दें। यदि वृत्त का परिमाप 21 पाई, देखो इसके आगे 21 पाई लिखा हुआ है, यदि वृत्त का परिमाप 21 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और आप अच्छे से सोल्व करना सही बच्चे, तब आप इसका आंसर वोट करना कि यदि वृत्त का परिमाप 21 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए, अब आपसे काफी सारे बच्चों ने आंसर कर, अरे जल्दी जल्दी वोट कर दो ताकि हम जल्दी से चैट सेक्शन ओपन करें बच्चों के लिए। यदि वृत्त का परिमाप 21 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको परिमाप का मान दे रखा है और आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है। अच्छा, सभी को समीकरण हल करने आते हैं ना? तो इसमें समीकरण आपको लगाना पड़ेगा कि परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। चलिए, अब आपके पास में 10 सेकंड है, अब आपके पास में 10 सेकंड है, जल्दी से आप इसको सोल्व कर लीजिए। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और आप जल्दी से क्या करना है, आप जल्दी से चैट सेक्शन में जाना, और चैट सेक्शन में जाने के बाद में अपना सही ऑप्शन भेजना कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए सिर्फ। चलिए, आप जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अब आपको देखना पड़ेगा, अब आप जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में अभी टाइप करना बंद कर दीजिए, सभी ने अपना आंसर वोट कर दिया है अगर। अब आप जल्दी जल्दी आंसर भेजना, हम आपसे कुछ कुछ पूछेंगे तो आप बताना। देखो, आपको परिमाप दिया गया है 21 पाई सेंटीमीटर, यानी कि आपने लिखा सर परिमाप को अगर हम पी लिख दें तो परिमाप का फॉर्मूला होता है कि परिमाप बराबर कितना होता है, 2 गुणा पाई गुणा आर। इतना सभी को आता है, समझ में आ गया है। ठीक है, अब आपको परिमाप का मान कितना दिया गया है, आपने कहा सर परिमाप का मान दिया गया है 21 पाई, और ये किसके बराबर होगा, ये 2 गुणा पाई गुणा आर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, ये तो इसके बराबर होगा। अब देखो, अब आप हमें बताओ कि क्या पाई से पाई कट जाएगा? सभी को समीकरण सोल्व करने आते हैं ना? देखो, हमें आर का मान निकालना है, हमें जिसका भी मान निकालना होता है हम उसको उधर ही रखते हैं। हमने कहा आर का मान निकालना है, आर को इधर ही रखेंगे। बाकी हमने इक्वल टू का साइन लगाया, और हमने कहा इधर 21 पाई पहले से दिया हुआ है तो हमने 21 पाई लिख दिया। अभी देखो, ये सब कुछ गुणा में है इसके साथ में, तो आप एक चीज याद रखना कि जब भी हम समीकरण को हल करते हैं, सब बच्चे सामने देखेंगे, कोई टाइप नहीं करेगा चैट सेक्शन में, कि जब भी हम समीकरण को हल करते हैं, मान लेते हैं कि इक्वल टू के एक लेफ्ट हैंड की बात की गई है उल्टे हाथ की, एक राइट हैंड की बात की गई सीधे हाथ की। जब आप समीकरण को हल करते वक्त लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे जाते हो, यानी कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे जाते हो, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो वो इधर आके डिवाइड में हो जाती है। किस में हो जाती है वो,
भाग में हो जाती है। अगर कोई चीज भाग में होती है तो वो गुणा में हो जाती है। बच्चे माइक बंद करो प्लीज, माइक बंद रखेंगे सभी। नीतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने आईडी ज्वाइन की है, बिट्टू और एक और है तिब्बू के नाम से, प्लीज अपने माइक बंद रखो सभी। ठीक है। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज आपको बताई जा रही है। देखो, अगर आप इक्वल टू से मूवमेंट करते हो, यानी कि इधर उधर जाते हो, तो गुणा की चीज भाग में बदल जाती है, भाग की चीज गुणा में बदल जाती है, माइनस की चीज प्लस में बदल जाती है, और प्लस की चीज माइनस में बदल जाती है जब भी आप एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हो। आप देख रहे हो कि ये सब कुछ गुणा में है। अगर ये गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। यानी कि आपने लिखा 2 गुणा पाई, इसके भाग करेगा, और पाई से पाई कट गया। यानी कि जो आर का मान आ गया वो कितना आ गया, 21/2। जब आप 2 से भाग करोगे 21 को, तो कितना आ जाएगा, 10.5। यानी कि इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए, 10.5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। अब आप जल्दी से बताइए, अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे। कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं जल्दी से। निखिल को नहीं समझ में आया है, ठीक है। बाकी सभी को समझ में आ गया है। विनय को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक ही बार टाइप करो, बस छोड़ दो। अब आप जल्दी से सामने देखेंगे। देखिए, आपको दिया गया था कि परिमाप 21 पाई सेंटीमीटर है। तो आपने कहा सर परिमाप दे रखा है, और परिमाप का एक फॉर्मूला सूत्र होता है कि परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर। अब देखो, परिमाप का मान दे रखा है तो परिमाप के नीचे लिख दो कि परिमाप का मान कितना दे रखा है, 21 पाई। और हमने कहा 2 गुणा पाई गुणा आर। अब हमें आर का मान पूछा गया है कि बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी। आपसे पूछा गया था कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आपने कहा आर का मान निकालना है, तो आर तो इधर ही रहेगा, आर तो इधर ही रहेगा। अच्छा, उससे पहले हम एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं सभी से। अगर कोई आपसे ये कह दे कि 3x = 21 है, 3x = 21 है, तो बताओ x का मान कितना होगा। तो आप क्या कहोगे कि जो x का मान होगा वो होगा 21, और इक्कीस इधर बटे 3 सात होगा, 21/3। 21/3, और 3 से जब काट दोगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर 7 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इसको भी हल करना है कि यहां पर तो लिखा है 21 पाई, आपका परिमाप है, और आपसे आर का मान पूछा गया है, तो आपने कहा आर तो इधर ही रहेगा। तो ये सब कुछ गुणा में है ना, 2 पाई, तो 2 पाई इधर आके भाग कर देगा। यानी कि आपने लिखा 21 पाई/2 पाई। और आप जानते हो कि ये कट जाएगा पाई से पाई, यानी कि आंसर आ जाएगा आर का मान कितना, 21/2। आपको अगर नहीं आया कि पाई से पाई क्यों कट जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि 3, समझ में आ गया सभी को, ठीक है, निखिल को समझ में आ गया है। अच्छा, अमन आप बताओ, नवदीप आप बताओ, विनय आप बताओ। ठीक है, नवदीप आप भी बताइए, नवदीप। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है ना। अब आप जल्दी से अपना होमवर्क नोट कर लो कि आपका होमवर्क क्या है। जल्दी से सभी बच्चे अपना होमवर्क नोट करेंगे। देखिए, ये आपका होमवर्क है जो आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। ये आपको होमवर्क में इतना करना है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी अपना होमवर्क नोट कर लें। अब सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, जिनके पास में बुक नहीं है वो होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेंगे।